हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शैलेश पटेल है और आज हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स थ्योरी के थे, उसमें सेकेंड लेक्चर में हमने ये कर लिया था और मेरा सुझाव है कि आप थर्ड लेक्चर देखें, उसके पहले सेकेंड लेक्चर जो मैंने ये सारी टेक्निक्स डिस्कस की थी उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर ये आपने ठीक से समझ लिया है तो फिर आज का लेक्चर, थर्ड लेक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, हमने ये 2 + 5 7 टेक्निक्स डिस्कस की थी। उसमें नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, ये सब डिस्कस किया था। आज हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a company wants to implement an expansion project in a factory during the year 2019, requiring an outlay of ₹50 lakhs। देखो, हमने डिसीजन वेरी फर्स्ट चैप्टर आप याद कीजिए, वेरी फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कशन किया था डिसीजन में एक डिसीजन होता था एक्सपांसन। सो एक्सपांसन के लिए वो सोच रहे हैं और 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इट विल येल्ड एन्युअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, उससे आपका पर एनम 5 लाख प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कैसा है? आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। डेप्रीसिएशन रेट इज़ 15%, अज्यूम टैक्स रेट एट 50%, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पहले आप ये समझ लीजिए कि पे बैक पीरियड क्या होता है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं। पे बैक पीरियड, ठीक है। पे यानी आज आपने जो पेमेंट किया वो, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो, उसको बैक पीरियड वापिस आने में कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। आपका जो इन्वेस्टमेंट है आज, जिसे हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, उसको वापिस आने में कितना टाइम लगेगा? वापिस आने में यानी वो कैश इनफ्लो, आपका कैश आउटफ्लो जितना हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। ओके सर, पता चल गया अब। लेकिन याद रखिए, पे बैक पीरियड ऑलवेज किस बेस पे कैलकुलेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो बेस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट बेस पे नहीं। और मैंने कहा था कि अगर समझो आपके पास प्रॉफिट है बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। फिर उसमें से टैक्स माइनस करोगे, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। उसमें वापस डेप्रीसिएशन ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? अगर आपने सेकेंड लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। डेप्रीसिएशन ऐड करो सो कैश इनफ्लो मिलेगा। और यहाँ तक कैलकुलेशन करते हो और ये कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बेस पे पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। ओके सर, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट आपका ये है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स नहीं दिया गया, आपको प्रॉफिट दिया गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑब्वियस है आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आफ्टर टैक्स उसमें डेप्रीसिएशन ऐड कीजिए, सो कैश इनफ्लो। ओके, इसके सारे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो याद रखिए, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। आज आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले थे? 50 लाख, तो पहले वो लिख दीजिए, 50 लाख इन्वेस्टमेंट। फिर सेकेंड कैलकुलेशन कीजिए डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन कितना है यहाँ पे? सो डेप्रीसिएशन रेट है 15%, डेप्रीसिएशन रेट 15%, इन्वेस्टमेंट 50 लाख। सो इसका मतलब ये हो गया कि 50 लाख का 15% यानी 7,50,000 मेरा डेप्रीसिएशन होगा। ओके, ये 2 कैलकुलेट हो जाए, फिर आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो।
यहाँ पे क्यों कैश इनफ्लो? क्योंकि कैश इनफ्लो के बेस पे ही हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे करते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे? ये मैंने जैसे लिखा हॉरिजॉन्टल, ऐसे हम कब लिखेंगे? जब पर एनम प्रॉफिट डिफरेंट हो। लेकिन पर एनम एन्युअली प्रॉफिट अगर 5 लाख है, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक साल प्रॉफिट सेम रहने वाला है, तब हम उसे वर्टिकल ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्टेटमेंट शोइंग पर एनम कैश इनफ्लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। अब देखो आपके पास प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट है बिफोर टैक्स यानी पीबीटी, ये प्रॉफिट है मेरे पास। आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। ओके सर, 5 लाख प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करना है? ऑब्वियस है, गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दीजिए, और टैक्स रेट हमारा है 50%। सो 2.5 लाख टैक्स चला गया। चलो कोई बात नहीं, 2.5 लाख तो है हमारे पास। इसे कहते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये नहीं होता कि इतनी ही कैश बची है आपकी, क्योंकि जब आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हो तो वो तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो उसको वापस ऐड कर दिया जाता है। और डेप्रीसिएशन अमाउंट हमारी कितनी है? देखो ये कैलकुलेट करके रखी होती है, तो सिर्फ ऐड करने की रह जाती है आपकी, सिर्फ 750। सो कितना हो गया? 10 लाख। यानी ये हो गया कैश इनफ्लो पर एनम। सो ये तो बहुत इजी है। हमने क्या किया? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया, फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, और तीसरा कैश इनफ्लो। क्यों कैश इनफ्लो? क्योंकि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना था। अब हम आंसर उसका जो है पे बैक पीरियड, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पे बैक पीरियड याद रखिए, व्हेन पर एनम कैश इनफ्लो इज सेम। अगर पर एनम कैश इनफ्लो सेम रहता है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पर एनम कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला कब यूज़ करनी है? जब पर एनम कैश इनफ्लो सेम रहता है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था? इन्वेस्टमेंट था 50 लाख। पर एनम कैश इनफ्लो कितना था? 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने बताया था पे बैक पीरियड का मतलब, मैंने क्या बताया था? पे बैक का पीरियड का मतलब है आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। आज आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया, पर एनम आपको वापस मिलेंगे 10 लाख, तो ऑब्वियस है 5 ईयर्स में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था पे बैक पीरियड का। ओके, और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बहुत सारी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सो और एक क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। धरती कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग स्टेट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। देखो यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन, ये आपको प्रॉफिट में थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना। आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स, यानी सेम सिचुएशन हो गई। इसमें भी प्रॉफिट कैसा था? आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर यहाँ से दिया है तो पूरा कीजिए यहाँ तक, लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे देखो पर एनम प्रॉफिट सेम नहीं है, यानी हर एक साल का प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर्स 1 लाख 1 लाख, थर्ड फोर्थ 80 एंड फिफ्थ ईयर में 40,000 है। डेप्रीसिएशन में भी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एंड टैक्सेशन कितना है? 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू, देखो 5 मेथड्स मैंने लिखी है, इसमें से बताओ ये 2 मेथड्स कौन सी कहलाती है? पे बैक पीरियड एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। तीनों, ये तीनों कौन सी मेथड है? और ये 2 मेथड्स कौन सी है? बताओ। नहीं पता तो सेकंड लेक्चर देखिए आप।
मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, मुझे बताइए आंसर में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इस केस में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होगा 2 लाख। ओके, फिर दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया था, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, उसका 20% यानी 40,000 मेरा डेप्रीसिएशन होगा। अब थर्ड कैलकुलेशन क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। लेकिन कैश इनफ्लो तक हम रुकेंगे कब, जब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हो तब। लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी हो तो हम कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो भी करेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू भी करेंगे। ये सब मैंने क्या बताया अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सेकेंड डेप्रीसिएशन, थर्ड कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, देखते हैं। सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, ₹2 लाख। ओके, डेप्रीसिएशन कितना था, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट यानी 40,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। अब थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। देखो क्वेश्चन में हमें ये प्रॉफिट दिया गया था। ये प्रॉफिट कैसा था, आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स, यानी ये प्रॉफिट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ से मेरी गाड़ी चलेगी आगे, मैं वापस नहीं जाने वाला अभी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास 1 लाख 80,000 40,000 था, उसमें से 50% टैक्स निकल गया मेरा। सो आफ्टर टैक्स बचा ये। अच्छा सर, उस क्वेश्चन में तो आपने ऐसे नहीं ऐसे किया था, ऐसे किया था ना, इसमें ऐसे कर दिया, तो ऐसा क्या हो गया। इसमें क्या था, एन्युअली अमाउंट सेम रहती है। अगर एन्युअली अमाउंट सेम रहती, मैं हर एक बार अगर समझो 5 लाख लिखूँ, उसका 50% करूँ तो 250 होने वाला है। फिर वही अमाउंट, सो सेम अमाउंट 5 टाइम्स क्यों लिखूँ मैं। लेकिन अगर मेरा पर एनम फ्लो सेम नहीं रहता तब मुझे हॉरिजॉन्टल ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके सर, पता चल गया। यानी पर एनम अमाउंट सेम रही तो हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल। ओके, अब देखो बिफोर टैक्स में से टैक्स गया, सो आफ्टर टैक्स उसमें वापस डेप्रीसिएशन 40,000 को ऐड कर दीजिए। सो कैश इनफ्लो अभी किया था उतना ही यहाँ तक किया है। अब देखो मेथड्स कौन कौन सी थी यहाँ पे जो मेथड्स थी वो सबसे पहले मेथड थी पे बैक पीरियड। अभी डिस्कस की हमने पे बैक पीरियड की मेथड। चलो वापस लेते हैं। आंसर नंबर 1 पे बैक पीरियड। बताओ कौन से बेस पे कैलकुलेट किया था पे बैक पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो। ये सब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको पता चले इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो ये रहा मेरा, क्योंकि मुझे तो कैश में चाहिए, कितना पैसा मिलेगा। अब मेरा इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वेज है। देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड इन दिस केस। अब देखो एक सिंपल सा पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 0 ईयर यानी आज आपने कितने पैसे लगाए थे, 2 लाख। मुझे तो इतना चाहिए, मेरे पैसे जितने आज गए उतने वापस आ जाने चाहिए बस। सो कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का मेरा कैश इनफ्लो कितना है, 90,000। ओके सर, 90,000 मिल गया। अब कितना बचा, 1,10,000। फिर सेकेंड ईयर भी मिलने वाला है, कितना कैश इनफ्लो, 90,000। फिर 90,000। ओके, सो 20,000 बचा अभी मेरा। अब थर्ड ईयर 80,000 मिलेगा। नहीं, हमें एक्सेस अमाउंट चाहिए ही नहीं, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना वापस मुझे कितने पीरियड में मिलेगा वही मुझे चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, 80,000। ये तो पूरे साल का होगा ना। सो 80,000 के लिए अगर आपको एक साल राह देखनी पड़ती है तो मुझे तो 20,000 चाहिए। सो फोर्थ पार्ट हो गया मेरा, यानी 0.25 ईयर्स। और यू से 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 कर दीजिए, हो जाएगा 0.25 ईयर। सो टोटल आपका पे बैक पीरियड कितना होगा, 2 साल, 90 180 प्लस 20 यानी
2.25 ईयर्स में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ओके सर, पता चल गया है। देखो और एक मेथड है, क्यूमुलेटिव बेस पे इसको कैलकुलेट कीजिए। कई बार कैश इनफ्लो जो रहता है ना 90,000, 90,000, 80,000, 80,000, 60,000, फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का एक कॉलम बना दिया जाता है। पहले साल 90,000, फिर 180,000, फिर 260,000, फिर 340 और फिर 4 लाख और इसे 400,000। अब मुझे कितने चाहिए? मेरा तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, यहाँ तक 180 हो गया, कितना बचा? 20। सो फिर मुझे 20/80 कर देना है। तो बात तो यहीं रहेगी, आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आंसर आपका ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पे और एक बात याद रखना, 2 years एंड 3 months, अगर ऐसा लिखो तब भी आंसर सही है, ये दोनों सही है। 2.25 ईयर्स बोलिए या 2 years एंड 3 months, क्योंकि 0.25 ईयर्स मीन्स 4th पार्ट ऑफ अ ईयर, यानी 3 months। अगर मैं कहूँ 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल का मतलब 2 years एंड 6 months, दोनों एक ही बात है। लेकिन मैंने ये ईयर्स में लिखा है, ये मंथ्स में लिखा है। 2 years एंड 3 months, 3 months और 0.25 ईयर, दोनों एक ही बात है। ओके सर, पे बैक पीरियड देखो मैंने 2 हिसाब से आपको पे बैक पीरियड करवाया। अगर आपका कैश इनफ्लो सेम नहीं रहता तब कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर पर एनम कैश इनफ्लो सेम रहता है, वैन पर एनम कैश इनफ्लो इज सेम, तब फॉर्मूला यूज़ करनी है। जब पर एनम कैश इनफ्लो सेम नहीं रहता तब आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, जल्दी से सेकंड कौन सी मेथड है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओके, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखो इसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ना, तो डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से इनटू 100। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पता होना चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी क्या? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका टोटल, और इसका टोटल कितना है? 2 लाख। सो 2 लाख टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ईयर्स, कितने ईयर्स है? 5 ईयर्स। सो ये हो गया 40,000। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा कितना हो गया? 40,000। ओरिजिनल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 2 लाख इंटू 100, यानी ये हो गया 20%। ओके सर, ये तो बहुत इजी था। फॉर्मूला आपको पहले लिखनी है, फिर उसमें अमाउंट रख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओके, थर्ड वन क्या था? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लिखा था, यहाँ पे मैं लिखूँगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे पता है कितना है? 40,000। लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है यानी कॉस्ट प्राइस जो है प्लस स्क्रैप वैल्यू कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। देखो इसी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए सुनना ठीक से, एनुअल बेसिस करोगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन वो बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो सीए सीएस या सीएमए या एमबीए के स्टूडेंट के लिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट एनुअल बेसिस पे कहा गया हो तो हर एक साल के लिए आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर वर्किंग कैपिटल दी गई हो तो फिर उनके लिए भी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तब आप इसका यूज़ कर लीजिए। ओके, सो कॉस्ट प्राइस हमारी 2 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया 1 लाख। ओके सर, यहाँ पे हम रख देते हैं 1 लाख इंटू 100, यानी हो गया 40%।
मुझे बताओ, ये तीनों मेथड मैंने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया कैश इनफ्लो बेस पे, और ये दोनों रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेस पे कैलकुलेट किया। यानी इसके पहले जितनी इंफॉर्मेशन थी इसका यूज़ किया या नहीं किया। मैंने कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू, इसका मैंने यूज़ किया इन तीनों मेथड्स में से किसी में भी? नहीं सर, नहीं किया। आपने तो यहाँ से ही कैलकुलेट करके सब कुछ किया। इसीलिए इन तीन मेथड्स के लिए हम कहते हैं, उसे हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स कहते हैं। लेकिन इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करेंगे, यानी हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे, इसीलिए इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स कहा जाता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ओके सर, ऐसा होता है क्या? यस। सो 1 2 3 इसमें ये, और अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब ये तीन जो मैंने डिस्कशन की, तीनों फॉर्मूलाज, वैसे आप सोचिए आपका पैसा आज गया, आप इन्वेस्टमेंट कब करते हो? आज। लेकिन ये पैसा मिलेगा 90,000 एक साल के बाद, 90,000 2 साल के बाद, 80,000 3 साल के बाद, 80,000 आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मुझे 60,000 मिलेगा। यानी ये तो फ्यूचर की बात है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट आज। तो ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कंसेप्ट आ जाएगा। आज की वैल्यू है ये, और ये फ्यूचर की वैल्यू, कंपैरिजन नहीं हो सकती। सो अगर कंपैरिजन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप टेबल A3 का यूज़ करते थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो भी चैप्टर में लेके आऊँगा, बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे हम, ध्यान रखना उसमें भी। सो कैश इनफ्लो को यानी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर होते हैं। 3rd ईयर बेस पे वो फैक्टर दिए जाते हैं, MCOM में भी दिए जाते हैं। अदरवाइज कैलकुलेटर में करना है, 10% है तो कैलकुलेटर में आपको कैसे करना है? 1/1.10 कर दीजिए, देन इक्वल टू लिखिए। अगर कैलकुलेटर पे करना है तो 1/1.10 कीजिए, इक्वल टू लिखिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.909। मिल गया? कीजिए एक बार। फिर अगेन कुछ और प्रेस मत करना, डायरेक्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर ये मिल जाएगा, फिर इक्वल टू ये मिल जाएगा, फिर इक्वल टू ये मिल जाएगा। बस वैसे ही हर एक साल का मिलता रहेगा। ओ सर, कैलकुलेटर पे भी ये तो हो सकता है। यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जब करवाऊंगा तब सारी वैल्यूज A1 A2 A3 A4 सब कुछ कैलकुलेटर पे करेंगे हम, तब तो टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, देखते हैं अभी। यानी अब मुझे करना है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू किस कैपिटल बेस पे? 10%। सो 10% के बेस पे अगर एक साल के बाद 90,000 होता है, उसकी आज की वैल्यू 81,820 होती है। वैसे ही सबकी आज की वैल्यू निकाली मैंने, तो आज उसकी वैल्यू निकलती है 3,08,130। इसीलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी फॉर्मूला क्या है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका दूसरा नाम भी है, बताओ कौन सा नाम बताया था? सेकेंड लेक्चर में बताया था, याद नहीं है? देखिए। सो क्या था टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की 3,08,130। सो 3,08,130, और आउटफ्लो आज का कितना था? 2 लाख, यानी 1,08,130 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 3,08,130 डिवाइडेड बाय 2 लाख, so 1.54 then 06, तो 1.5406 यही होगा। वैसे देख लेते हैं, 3,08,130
130 डिवाइडेड बाय 1 2 3 2 lakh 1.5406 ओके एंड अगेन 5 ओके। तो देखो इस दोनों मेथड को सॉल्व करने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इस मेथड को कहा गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, देखो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा, वो याद रखना, वो क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल होगी, उसमें स्क्रैप वैल्यू भी होगी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होगा। प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया गया हो ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अब थोड़ा आगे हम जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट 3 सेशन में अभी और इसके लेके आऊँ, तो आप देखते रहिए, नेक्स्ट सेशन देखना मत भूलना। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।